हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश प्रजापति। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी ग्रुप पर। आज हम देखेंगे भारत के पर्वत श्रृंखला के बारे में। सबसे पहले हम भारत के पर्वतों को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला हो गया हमारा दक्षिण भारत के पर्वत। हो गया और दूसरा जो होगा वो उत्तर भारत के पर्वत, जिसमें हिमालय आते हैं, महान हिमालय आते हैं उत्तर भारत के पर्वत में। तो दक्षिण भारत के पर्वत में सबसे पहले हम देखेंगे अरावली पर्वत। उसके बाद हमारा है विंध्य पर्वत। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत। उसके बाद पश्चिमी घाट। उसके बाद पूर्वी घाट। उसके बाद पलनी हिल। और उत्तर भारत के पर्वत में हम सबसे पहले बात करेंगे काराकोरम पर्वत के बारे में। और दूसरा जो हमारा है ट्रांस श्रेणी, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और तीसरा जो हमारा होगा महान हिमालय, इसे बृहद हिमालय कहते हैं। और फिर उसके बाद मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद शिवालिक, फिर पूर्वी श्रेणी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी श्रेणी अलग है और यहाँ पे पूर्वी घाट अलग है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग इसको मैप में देख लीजिए किस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, मैप पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हम अरावली पर्वत की बात करेंगे, जो कि हमारा गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है। उसके बाद विंध्य, ये गुजरात से लेकर झारखंड तक स्थित है। उसके बाद हमारा जो सतपुड़ा है, ये भी गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक स्थित है। और ये पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक स्थित है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये गुजरात से लेकर केरल तक है। और पूर्वी घाट और पलनी हिल एक स्थान पे मिलते हैं। जो पूर्वी घाट है ये और पलनी हिल, ये दोनों और पश्चिमी घाट तीनों एक स्थान पे आके मिलते हैं। फिर हम चलते हैं उत्तर भारत के पर्वत की ओर। सबसे पहले हम काराकोरम पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद हमारा है मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, जो हमारा पश्चिम के पर्वत है। पूर्वी घाट के पर्वत है, वो पूर्वी हिमालय है। इसमें अनेक छोटी छोटी पर्वतें हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अरावली पर्वत गुजरात के हिम्मतनगर से लेते हुए JNU दिल्ली तक स्थित है। JNU दिल्ली तक ये है। JNU दिल्ली तक, इसको हमने 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। पहला हमारा हो गया जर्दा श्रेणी। दूसरा हंसनाद श्रेणी। तीसरा हमारा दिल्ली श्रेणी। अब हम बात करेंगे इस पे जो स्थित है गुरु शिखर, या जो स्थित है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जर्दा श्रेणी पर चलते हैं। इस पे हमारा एक गुरु शिखर स्थित है। यहाँ पर जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का ये जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची शिखर है। और यहीं पे हमारा माउंट आबू स्थित है, जहाँ से बनास नदी निकलती है। ये माउंट आबू जर्दा श्रेणी पर स्थित है, जहाँ से बनास नदी निकलती है। फिर हम आगे चलते हैं हंसनाद श्रेणी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यावर माइंस की। ये माइंस एक खान होता है। फिर उसके बाद मकराना माइंस की,
फिर खेतरी माइंस की, इसको हम आगे देखेंगे इन माइंस पे क्या क्या पाए जाते हैं। फिर वही दिल्ली श्रेणी में चलेंगे तो ये दिल्ली श्रेणी में हमारा है यारसिना हिल, यारसिना हिल पर्वत है। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। चलिए अरावली पर्वत के बारे में कुछ और बेसिक जान लेते हैं। देखिए जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहाँ जो माउंट आबू आप देख रहे थे वहाँ पर स्थित है। और माउंट आबू राजस्थान का मात्र एक हिल स्टेशन है। माउंट आबू जो था वो राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है। राजस्थान का मात्र एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। और यहीं पर मीठे पानी का झील जिसका नाम है नक्की, यहीं पे मीठे पानी का झील पाया जाता है जिसका नाम नक्की है। यहीं पे आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर पहले माउंट आबू पर स्थित था। जो आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर था वो सबसे पहले माउंट आबू पर स्थित था, अब हैदराबाद में चला गया है ये आईपीएस। फिर उसके बाद माउंट आबू आंतरिक सुरक्षा अकादमी, अब माउंट आबू पर आंतरिक सुरक्षा अकादमी को स्थापित कर दिया गया है। अब हम माइंस के बारे में जान लेते हैं। माइंस, जौर माइंस पर हमारा उत्पादन होता है जो कि उदयपुर में है। जिंक, लेड, सल्फर। और मकराना माइंस पे सफ़ेद संगमरमर, ऐसा माना जाता है कि जो संगमरमर ताजमहल में लगा हुआ है वो यही मकराना माइंस से लेकर गया हुआ है। मकराना माइंस से लाया गया था उसको बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं खेतरी माइंस, जहाँ पे खेतरी माइंस, यहाँ पे कॉपर की खान है। आगे हम देखते हैं जो अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन एकमात्र वलित पर्वत है। अरावली जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन एक वलित पर्वत है। अरावली पर वलित पर्वत क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली का सबसे ऊंची छोटी, अरावली का जो सबसे छोटी शिखर है और गुरु शिखर है, सबसे ऊंची छोटी शिखर अरावली का गुरु शिखर को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत क्या होता है। वलित पर्वत जैसे ये समतल स्थान है दोस्तों, ये जो समतल स्थान है इस पे दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो ये स्प्रिंग टाइप का हो जाएगा कि नहीं, ऐसे जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा ये इस प्रकार का फोल्डिंग हो जाएगा। तो ये जो दबाव पड़ेगा इस प्रकार का हो जाएगा, इसी को वलित पर्वत कहते हैं। ये सिर्फ अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, अरावली को ही माना जाता है। चलिए हम आगे अब चलते हैं। अगला हमारा है विंध्य पर्वत, इस पर हम बात करेंगे। विंध्य पर्वत जो हमारा है वो गुजरात से लेकर झारखंड तक है। इसको हम 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा हो गया गुजरात श्रेणी, दूसरा ग्वालियर श्रेणी, तीसरा हमारा भारनेर श्रेणी, चौथा कैमूर श्रेणी, पांचवा पारसनाथ श्रेणी। फिर हम इसको देख लेते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरता है। ये जो ग्वालियर श्रेणी है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। और भारनेर श्रेणी जो है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर जाता है। यहीं पे हमारा पन्ना जिला स्थित है जो कि पन्ना जिला जो है वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। हीरो मतलब हीरो नहीं, एक्टर नहीं, वो वाला हीरो, हीरा। और कैमूर श्रेणी जो बिहार से होकर जाता है। फिर जो पारसनाथ श्रेणी वो झारखंड में है। यहीं पारसनाथ श्रेणी पर पारसनाथ एक शिखर है जो कि
विंध्य पर्वत का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ये जो पारसनाथ श्रेणी पर पारसनाथ शिखर है वो विंध्य पर्वत की सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। ये विंध्य पर्वत का निर्माण जो पश्चिमी वाला भाग है वो लावा से बना हुआ है। ये जो पश्चिम वाला भाग है वो इसका निर्माण लावा का बना हुआ है। और पूर्वी वाला लाल बालू, ये जो लाल बालू और लावा है ये इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो शांत ज्वालामुखी उत्पन्न होने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो वही लावा और लाल बालू का रूप ले लेता है। आगे हम बात करेंगे अगला पर्वत श्रृंखला के बारे में जिसका नाम है सतपुड़ा। इससे पहले विंध्य के बारे में कुछ और जान लेते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाती है। ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा बनाती है। यह एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ये जो विंध्य वलित पर्वत है, विंध्य पर्वत, ये एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। सभी प्रकार के बहुमूल्य खनिज विंध्य श्रेणी पर मिलते हैं। सभी प्रकार के बहुमूल्य खनिज विंध्य श्रेणी पर ही मिलते हैं। जैसे पन्ना हीरा बाघ संरक्षण और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए सतपुड़ा के बारे में कुछ जान लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, इसको भी हम 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा हो गया राजपीपला श्रेणी, दूसरा महादेव श्रेणी, तीसरा मैकाल श्रेणी और चौथा हमारा है सिहावा श्रेणी, पांचवा राजमहल श्रेणी। अब हम कुछ स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे जो इस पर स्थित है। ये जो हमारा महादेव श्रेणी है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे हमारा एक धूपगढ़, यहीं पे एक सर्वोच्च एक शिखर स्थित है धूपगढ़, जो कि महादेव श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। यहीं पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। और धूपगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम ताप्ती नदी है, जो कि सूरत शहर के बीचों बीच जाती है। ये सूरत शहर जो है सूरत शहर से ताप्ती नदी बीचों बीच जाती है। फिर आगे हम बात करेंगे मैकाल श्रेणी जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश में है। पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी है। यहीं पे हमारा अमरकंटक है। अमरकंटक के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम जान लिए सिवाला श्रेणी। अगला हमारा सिहावा श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ से जाता है। और अगला हमारा है राजमहल श्रेणी जो झारखंड में है। यहीं पे हमारा एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, यही झारखंड से निकलती है, झारखंड से राजमहल श्रेणी में स्थित है। हम बात करते हैं अमरकंटक के बारे में। यहाँ पे देखते हैं अमरकंटक से हमारी 3 नदियाँ निकलती है। पहला सोन नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ये बिहार में जाके मिलती है। और दूसरा हमारा निकलता है नर्मदा नदी, और तीसरा महानदी। हमने अमरकंटक
कंटक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब चलते हैं अगला पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लैक पर्वत होता है वह किस प्रकार होता है। ब्लैक पर्वत, मान लो कि ये समतल मैदान है और ये समतल मैदान है, यहीं का जो बीच वाला हमारा हिस्सा है वो धंस जाता है ज़मीन में। ये वाला हिस्सा ज़मीन में धंस जाता है। तो ये कुछ हमारा इस प्रकार के बन जाएंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा ज़मीन में धंस जाएगा तो इस प्रकार के दिखाई देंगे, जो कि ये हमारा हो जाएगा सतपुरा श्रेणी जिसे कहते हैं। और ये वाला हिस्सा हमारा विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत, ये यहाँ से जब देखेंगे तो ये पर्वत के समान दिखाई देंगे कि नहीं। जो व्यक्ति यहाँ से देखेगा, जो वाला भाग ज़मीन में धंस गया है, तो यहाँ से ये दोनों पर्वत के समान देखेंगे, इसीलिए इन्हें ब्लैक पर्वत कहा जाता है। और यहीं से हमारी नदियाँ निकलती है, जो कि ताप्ती नदी और अनेक नदियाँ निकलती है। आगे हम अब चलते हैं। अगला हमारा पर्वत जो है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक स्थित है। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इसको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा हो गया महाराष्ट्र श्रेणी, दूसरा कर्नाटक श्रेणी, तीसरा अनामलाई श्रेणी। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र श्रेणी पर यही हमारा एक शिखर पर्वत है। यहीं पर एक हमारा पर्वत है जिसका नाम है कालसुवई पर्वत। कालसुवई, ध्यान दीजिए दोस्तों, कालसुवई जो पर्वत है वो महाराष्ट्र का सर्वोच्च पर्वत है कालसुवई पर्वत। अब आगे हम चलते हैं कर्नाटक श्रेणी पर। यहीं पे हमारा कर्नाटक श्रेणी पर कुद्रेमुख एक पर्वत है। कर्नाटक श्रेणी पर एक कुद्रेमुख पर्वत है जो कर्नाटक में है। और यहीं पे बाबा बुधन एक संत थे, यहीं पे रहते थे। बाबा बुधन कौन थे, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। फिर हम चलते हैं अनामलाई श्रेणी पर। अनामलाई श्रेणी पर यहीं पे हमारा एक पर्वत है जिसका नाम है अनामुदी पर्वत। अनामुदी पर्वत दोस्तों पश्चिम घाट का सर्वोच्च पर्वत। और यहीं पे हमारा एक घाटी स्थित है जिसका नाम है शांत घाटी, जो अनामलाई श्रेणी पर स्थित है। यहीं पे हमारा इलाची पर्वत है। इलाची पर्वत इसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों, कि जब भारत पे विदेशी लोग आते थे, यही इलायची पर्वत से मसाले की उत्पादन होती थी, यहीं से ले जाकर वो बेचते थे, इसीलिए इसका नाम इलायची पर्वत पड़ा। आगे हम देखते हैं, यहीं पर हमारा स्थित है नागरकोल पहाड़ी। यहीं पे एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है नागरकोल पहाड़ी। इसके बारे में हम कुछ और अध्ययन करते हैं। बाबा बुधन कौन थे? बाबा बुधन एक सूफी संत थे। अगस्त्यमलाई जो कि एक जीवन मंडल है, अगस्त्यमलाई जो है वो एक जीव मंडल है जो यूनेस्को विश्व का विरासत स्थल में शामिल है। ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को विश्व का विरासत स्थल में शामिल है, जो कि हमारा पश्चिमी घाट पर स्थित है। आगे हम बात करेंगे शांत घाटी। शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अनामलाई तमिलनाडु और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अनामलाई है और तमिलनाडु और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाती है। अब हम आगे चलते हैं पूर्वी घाट की ओर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए
पलानी हिल्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो पलानी हिल्स है, यहीं पे हमारा एक डोदा बेटा स्थित है, जो कि हमारा दक्षिण भारत के दूसरी सर्वोच्च शिखर है। ये जो डोडा बेटा है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है और यहीं पे हमारा स्थित है। बमवाड़ी से 16 बमवाड़ी 16 जो है वो पलानी हिल्स पर स्थित है। बमवाड़ी 16 एक पलानी हिल्स की सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। ये जो बमवाड़ी 16 है, ये पलानी हिल्स की सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। अब पलानी हिल्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी लंबाई 150 किमी है, 150 किलोमीटर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका जो विस्तार है, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। सर्वोच्च शिखर, इसकी जो सर्वोच्च शिखर है बमवाड़ी 16 है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोगा बेटा मानी जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोदा बेटा है। पलानी हिल्स पर 16 वन पाया जाता है। पलानी हिल्स पर ही हमारा 16 वन पाया जाता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। 16 वन कहाँ पाया जाता है? वो हमारा पलानी हिल्स पर पाया जाता है। इस पर जो 2 जनजातियाँ रहती हैं, जो कि टोगा और कोटा है। यहाँ चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा दक्षिण भारत के पर्वत थे, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उत्तर भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा काराकोरम पर्वत, उसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वत के बारे में, जो कि पहला हमारा है काराकोरम। काराकोरम हमारा भारत से चीन तक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहीं पे हमारा एक चोटी स्थित है जिसका नाम K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, गाडविन ऑस्टिन। फिर यहीं पे हमारा एक ग्लेशियर, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, जो कि सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप लोग सुने ही होंगे। और अगला हमारा जो ग्लेशियर है वो रोंगफुक ग्लेशियर है। अगला जो है ग्लेशियर हमारा बोल्ट क्रो ग्लेशियर है। अगला बायफो ग्लेशियर जो हमारा है काराकोरम पर ही है। यहाँ पे मानसरोवर है, मानसरोवर जो एक झील होता है। कैलाश श्रेणी पर हम आते हैं, यही कैलाश श्रेणी पर मानसरोवर स्थित है। काराकोरम के बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6500 मीटर है। औसत ऊंचाई जो 6500 मीटर है, इसलिए इस पर कोई हिल स्टेशन नहीं है। सर्वोच्च चोटी जो इसकी है वो है गाडविन ऑस्टिन K2। सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 कश्मीर की सर्वोच्च और दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। कश्मीर की सर्वोच्च चोटी और दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसका जो निर्माण है, काराकोरम का निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुई है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुई है। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन पर 1948 में कब्जा किया था। मतलब जो भारतीय सेना है, इनके द्वारा 1984 में कब्जा हुआ था हमारा जो ये काराकोरम है। फिर हम बात करेंगे अब
ट्रांस श्रेणी पे ट्रांस हिमालय के बारे में चलिए देखते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेते हुए तिब्बत तक हमारा स्थित है। जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक यहीं पर हमारा भारत की सबसे ठंडा क्षेत्र जो है ट्रांस, वो यहीं पर स्थित है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, और ट्रांस हिमालय पर स्थित है, जिसका नाम ट्रांस है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6400 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई। ये ग्रेनाइट और नीस शैलों से इसका निर्माण जो हुआ है, और ग्रेनाइट और नीस शैलों से हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किमी है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र ट्रांस जो यहीं पर स्थित है। यह ट्रांस भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र है जो यहीं पर स्थित है। टेथिल सागर का अवसाद विद्यमान है। टेथिल सागर का जो अवसाद है यहीं पे विद्यमान है। टेथिल सागर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं टेथिल सागर क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। टेथिल सागर क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। टेथिल सागर, जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें वेगनर एक वैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार ये जो हमारा स्थल खंड है उसका नाम पैंजिया था, और जो ये हमारा जल, उनके अनुसार पृथ्वी पहले ऐसी थी जिसका नाम जो स्थल खंड था, एक ही स्थल खंड था और एक ही जल खंड। एक स्थल खंड था जिसका नाम पैंजिया था, और जो जल था उसका नाम पैंथालासा था। जल जो था उसका नाम पैंथालासा था। तो ये दबाव के कारण जब ये दो भागों में विभाजित हुआ, ये जो स्थल खंड था ये दो भागों में विभाजित हो गया। जब स्थल खंड दो भागों में विभाजित हो गया तो जो ये जल है, ये जल इस वाले स्थान पे आके मिल जाएगी कि नहीं, इस वाले स्थान पे मिल जाएगी। तो जो ये पहला हमारा स्थल खंड टूटा, इसका नाम पड़ गया अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड, और जो दूसरा हमारा स्थल खंड हो गया ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और जो ये पैंजिया था, ये जो पैंजिया जल था, ये जब ये दो स्थल खंड टूटे तो इनके बीच में जो ये जल आ गया पैंजिया, इसी का नाम टेथिल सागर था। इसी का नाम टेथिल सागर रखा गया। इसी का नाम टेथिल सागर रखा गया था। तो यहाँ पे जो अवसाद ये कह रहा है कि जो टेथिल सागर की अवसाद विद्यमान है, यहाँ पे जो अवसाद इस वाले क्षेत्र पे जो अवसाद मिलते थे टेथिल सागर के, जैसे सागरीय जीव और वनस्पति के अवसाद यहाँ पर विद्यमान है। ये जो सागरीय जीव या जो सागर में जीव थे वो और वनस्पतियों के अवसाद यहाँ पे विद्यमान है ट्रांस हिमालय पर। इसके बारे में हम जान चुके। अब हम चलते हैं अगला हिमालय के बारे में, जो कि हमारा है महान हिमालय। चलिए हम महान हिमालय के बारे में जानते हैं। हमारा जो महान हिमालय है वो किन किन राज्यों से होकर जाता है उसको हम देखेंगे। पहला हमारा जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है। तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो हमारा एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, एक पर्वत स्थित है जिसका नाम नंगा पर्वत है। फिर उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में हमारा दो पर्वत हैं, जिसका पहला है वो बंदरपूछ पर्वत, दूसरा हमारा नंदा देवी है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे नंदा देवी के बारे में। फिर हम चलते हैं नेपाल की ओर।
नेपाल में हमारा 5 पर्वत है। पहला हमारा जो पर्वत है वो अन्नपूर्णा है, दूसरा धौलागिरी, फिर उसके बाद लोत्से, फिर उसके बाद हमारा है मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर हमारा सिक्किम में जो है कंचनजंगा, फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामचा बरुआ एक पर्वत है, नामचा बरुआ। फिर अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं। जो महान हिमालय की कुल लंबाई है वो लंबाई है 2400 किलोमीटर। महान हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, इसीलिए इस पर भी कोई हिल स्टेशन नहीं है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस शैलों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस शैलों द्वारा हुआ है। जो दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो महान हिमालय पर ही स्थित है। इनके शीर्ष से हम देखते हैं। पहला हमारा जो है दुनिया के जो 10 ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो महान हिमालय पर ही स्थित है। शीर्ष से हम बात करेंगे तो पहला हमारा एवरेस्ट हो गया, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, धौलीगिरी, अन्नपूर्णा। महान हिमालय और काराकोरम के बीच एक ठंडा मरुस्थल स्थित है। जो महान हिमालय है और काराकोरम, इनके बीच में एक ठंडा मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल का निर्माण करते हैं या मरुस्थल स्थित है। हिमालय पर चढ़ाई करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी, हिमालय पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला वो थी बछेंद्री पाल। अगर विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम महिला जुंको ताबेई थी, जो एक जापानी थी। विश्व के दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम महिला जुंको ताबेई, जो एक जापानी महिला थी। अब हम आगे चलते हैं, मध्य हिमालय के बात करेंगे। मध्य हिमालय जो है इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। मध्य हिमालय को हम 6 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जो कि पहला हमारा हो गया पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमारा धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी जो है वो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। गढ़वाल श्रेणी जो है, गढ़वाल श्रेणी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इस समय, जो उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है। और मिसमी श्रेणी जो है वो सिक्किम में। भूटान में हमारा कोई श्रेणी नहीं है। फिर आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो इफला और अभोर श्रेणी जिसे कहते हैं, वे अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसके बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3800 से 4500 मीटर है। 3800 से 4500 मीटर है। हिमालय के सभी हिल स्टेशन इसी पर है। जो हिमालय पर्वत के हिल स्टेशन है वो सब हिल स्टेशन इसी पर है। इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट और शिस्ट शैलों से हुआ है। इसका निर्माण बेसाल्ट और शिस्ट शैलों से हुआ है। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व में जो प्रसिद्ध है कश्मीर घाटी, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, और डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए, ये जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अफरान की खेती की जाती है। ये करेवा क्या होता है दोस्तों? करेवा होता है ये जो
पर्वत होते हैं इस पर चिकनी मिट्टी जो पाई जाती है पर्वत पे, समतल स्थान, उसी पर बर्फ़ जम जाते हैं जिसे करेवा कहते हैं, और इसी पर अफरान की खेती होती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर, जो वो इसी पर स्थित है, झेलम नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, अब हम अगला पर्वत के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम ऊंचाई की तुलना कर लेते हैं। ऊंचाई की तुलना करते हैं। जो हमारा ऊंचाई है लगभग इस प्रकार से है समतल मैदानों की। सबसे पहले हम सिंधु गंगा का मैदान देखते हैं, जिस पर हम लोग हैं। यूपी और बिहार वाले ये सिंधु गंगा पर ही रहते हैं, सिंधु गंगा के मैदान पर, जो कि इस प्रकार है। फिर उसके बाद इस जो शिवालिक या बृहद हिमालय है, ये शिवालिक जो है ब्रा हिमालय, वो यह सिंधु गंगा से थोड़ा ऊंचा है। फिर उसके बाद ये मध्य हिमालय है, फिर बृहद हिमालय जो कि सबसे ऊंचा है। फिर लद्दाख श्रेणी पे हम चलते हैं। ये इस प्रकार है, कुछ देखने में इस प्रकार है। ये जो डेस्ट नुमा देख रहे हैं, ये जो हमारा है ये तिब्बत का पठार है। फिर अगला जो हमारा है कून लून की ढाल, इसे बोलते हैं। ये जो ढाल बना हुआ है ये कून लून की ढाल है। तो दोस्तों, हमने जान लिया ऊंचाई की तुलना कैसे किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले पर्वतों के बारे में देख। अगला जो है हमारा वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इसको हम देखते हैं। यह शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर पंजाब से हो, जो पंजाब में है। फिर हिमाचल जो पंजाब में है। उत्तराखंड से होते हुए नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान, फिर उसके बाद ये असम तक है। इसको हम कह सकते हैं जो इसकी विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से असम तक है। ये नेपाल में जो ये यूपी में इसको हम बोलते हैं चुरिया मुरिया श्रेणी, और बिहार में बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में इसे हम बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। इसके बारे में कुछ अन्य बातें और अध्ययन करते हैं। इसका जो शिवालिक श्रेणी का उपनाम है, अन्य नाम है ब्राह या उप हिमालय इसको कहते हैं। यह सतत श्रेणी नहीं है, यहाँ सतत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण बालू, मिट्टी और पत्थर से हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1800 से 2000 मीटर तक है। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। दोस्तों, अगला हमारा है पूर्वी हिमालय, जो कि लास्ट हिमालय है हमारे टॉपिक का। तो बात करते हैं पूर्वी हिमालय। वो इस प्रकार से है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे हम पटकाई बम श्रेणी कहते हैं, और नागालैंड में कोहिमा श्रेणी या नागा हिल्स कहते हैं। कोहिमा श्रेणी या नागा हिल्स कहते हैं, और मणिपुर में मणि हिल्स के नाम से जाना जाता है, और मिजोरम में मिजो हिल्स, और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहीं पे हमारा एक शिखर है जिसका नाम है दमाबम, और नागालैंड पर एक शिखर है जिसका नाम है सारामती। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 1100 किलोमीटर है। इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। ये जो पूर्वी हिमालय है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसकी सर्वोच्च चोटी सारामती है। ये जो
इसकी जो एक पर्वत चोटी है सारामती, यह पूर्वी हिमालय की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। तो दोस्तों हमारा हिमालय पूरा समाप्त हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आप सबको।